हाय एवरीवन। आप सब लोग अवेयर होंगे कि रिसेंटली जीएसटीएन की तरफ से जीएसटी में एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी इशू की गई थी जो आपकी बात करती है जो जीएसटीआर 1 की टेबल 13 है जहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्टिंग होती है उसे मैंडेटरी किया जा रहा है मेक की रिटर्न के पीरियड से। इस एडवाइजरी के बाद से जो टैक्स पेयर इन जनरल है उनके अमंग एक अवेयरनेस बढ़ी है कि जीएसटी में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें इशू करने की क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले बहुत सारे लोग जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें इशू करने में इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाते थे। तो इसलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जब आप एज अ रेसिपिएंट किसी आरसीएम के ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करते हो तो आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू करना जरूरी है। जो सेल्फ इनवॉइस की बात होती है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को आज की डेट में अवेयरनेस है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप एज अ रेसिपिएंट उसके ऊपर आरसीएम पे करने के लिए लायबल हो तो आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आरसीएम के केस के अंदर एक और डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है, एक और रिक्वायरमेंट होती है जो डॉक्यूमेंट आपको इशू करना होता है जिसके रिगार्डिंग आज भी बहुत सारे लोगों को कम अवेयरनेस है। तो ये होता है आपका पेमेंट वाउचर। तो आपको आरसीएम के केस के अंदर पेमेंट वाउचर भी इशू करना होता है और इस पेमेंट वाउचर को आपको टेबल 13 के अंदर भी अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना होता है। तो अगर मैं आपको टेबल 13 दिखाऊं तो वहां पे भी आपको जो सीरियल नंबर 7 है वहां पे आपको पेमेंट वाउचर देखने को मिलेगा। आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो पेमेंट वाउचर आपने किसी पीरियड के अंदर इशू किए उसकी आप रिपोर्टिंग करें टेबल 13 में, कौन से सीरियल नंबर से लेके किस सीरियल नंबर तक के किए, कितने इशू किए, उसमें से कितने कैंसिल हो गए और नेट कितने आपके इशू हुए। तो इसलिए हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि ये पेमेंट वाउचर एग्जैक्टली होता क्या है, कब इशू किया जाता है, जीएसटी में इसकी रिक्वायरमेंट कहां से आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी है आपको अगर पेमेंट वाउचर बनाना है। तो इसी पूरी चीज के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पेमेंट वाउचर है वो बनाने की रिक्वायरमेंट बेसिकली आ कहां से रही है। तो अगर आप जीएसटी एक्ट का सेक्शन 31(3)(g देखेंगे तो वहां पे पेमेंट वाउचर के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। तो यहां पे लिखते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9(3) या 9(4) के अंदर, मतलब आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, आप एज अ रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो वो शेल मैंडेटरीली इशू करेंगे एक पेमेंट वाउचर। और ये पेमेंट वाउचर किस वक्त इशू किया जाता है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। तो जिस वक्त आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम में आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो और आप उस ट्रांजैक्शन के लिए जब पेमेंट कर रहे हो अपने सप्लायर को, तो उस वक्त आपको एक पेमेंट वाउचर इशू करने की भी रिक्वायरमेंट है आरसीएम के केसेस के अंदर। तो अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो 31(3)(f है और जो 31(3)(g है। मतलब 31(3)(g) में आप पेमेंट वाउचर बना रहे हो, 31(3)(f) के अंदर आप सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो। इन दोनों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब देखेंगे 31(3)(g तो 31(3)(g) में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जब सप्लायर आपका रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो उसी पर्टिकुलर केस के अंदर आपका पेमेंट वाउचर बनेगा। आपका पेमेंट वाउचर चाहे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही केसेस के अंदर जब आप पेमेंट करते हो तो आपको पेमेंट वाउचर बनाने की रिक्वायरमेंट है। जबकि आप सेल्फ इनवॉइस देखेंगे 31(3)(f) देखेंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि सिर्फ उसी केस के अंदर जहां पे आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है उसी केस के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बना देता है, आपको सेल्फ इनवॉइस बनाने की वहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपका पेमेंट वाउचर और सेल्फ इनवॉइस के केस के अंदर है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब हमने ये चीज समझ ली कि जीएसटी एक्ट में पेमेंट वाउचर की बात एग्जैक्टली कहां लिखी हुई है और आपको पेमेंट वाउचर बनाना किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, जब आप पेमेंट करते हो आरसीएम के केसेस के अंदर, उस वक्त आपको पेमेंट वाउचर बनाना होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में पेमेंट वाउचर को लेके रहता है जिसके रिगार्डिंग जो आपकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज के अंदर भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज के क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इस चीज को डील किया था कि जो पेमेंट वाउचर है, क्या अगर आप किसी फॉरेन सप्लायर को भी पेमेंट करते हैं, आपका जो सप्लायर है वो फॉरेन से है, उसे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी क्या पेमेंट वाउचर बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? और साथ के साथ इस ट्रांजैक्शन को आप अपनी जीएसटीआर रिटर्न के अंदर कब रिपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि जो पेमेंट वाउचर है क्या वो आपको अगर आपका फॉरेन सप्लायर है उस केस के अंदर भी बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट यहां पे बताती है कि जो आपका सेक्शन 31(3)(g है जो हमने अभी पेमेंट वाउचर के रिगार्डिंग देखा, तो वो मैंडेट करता है आपको इशू करना पेमेंट वाउचर को इस केस के अंदर भी, ऐसे केस के अंदर भी, मतलब जहां पे आपका सप्लायर फॉरेन सप्लायर भी है तो भी ऐसे केस के अंदर भी आपको 31(3)(g की अकॉर्डेंस के अंदर आपको पेमेंट वाउचर इशू करना मैंडेटरी है।
इसके बाद ये अगले क्वेश्चन को डील करते हैं कि बेसिकली आपको इसे अपनी जीएसटीआर रिटर्न के अंदर कब रिपोर्ट करना है, किस पीरियड के अंदर रिपोर्ट करना है। तो आपको बेसिकली जो सेक्शन 13 है, जो आपके टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है, उनको ध्यान में रखते हुए इस ट्रांजैक्शन को अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना है। तो जब आपको पेमेंट वाउचर के रिगार्डिंग ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, लॉ की रेफरेंस समझ आ गई है, तो अब हम देखते हैं कि पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट क्या होगा, पेमेंट वाउचर के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स दिखानी है। तो बेसिकली अगर आपको टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट ध्यान है, सेल्फ इनवॉइस का फॉर्मेट ध्यान है, तो आपको पेमेंट वाउचर के फॉर्मेट के अंदर भी ऐसी कोई भी अलग से दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं फिर भी हम डिस्कस करें कि पेमेंट वाउचर का फॉर्मेट क्या होगा, तो सबसे पहले तो टॉप पे आएगा पेमेंट वाउचर आपको दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम ऑफ रेसिपिएंट आएगा, चाहे वो सेल्फ इनवॉइस हो चाहे पेमेंट वाउचर हो, वो क्योंकि रेसिपिएंट इशू करता है तो यहाँ पे टॉप पे नेम ऑफ रेसिपिएंट आता है, वो अपना यहाँ पे नेम और अपनी डिटेल्स डालता है इंस्टीड ऑफ सप्लायर। तो यहाँ पे नेम ऑफ रेसिपिएंट आता है, वो अपना डिस्क्रिप्शन देता है, वो अपना एड्रेस देता है रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर आता है, रेसिपिएंट का पैन नंबर आता है। इसके बाद यहाँ पे आगे आपकी सप्लायर की डिटेल्स आएगी, जो नेम, एड्रेस ऑफ सप्लायर आ गया, सप्लायर का फुल एड्रेस, सिटी, नेम और ये सब स्टेट कोड आपके आगे। इसके बाद आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर आ जाएगा अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी जरूरी है कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि पेमेंट वाउचर जैसा कि हमने देखा अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो भी बनेगा, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी बनेगा। तो आपको यहाँ पे जीएसटी तभी मेंशन करना है जब आपका सप्लायर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर नंबर डालना है। अब वाउचर नंबर में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जैसे टैक्स इनवॉइस की नंबरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब आपको 16 डिजिट की लिमिट मिल जाती है, आप अल्फाबेट्स डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं, आपके उसके बाद कुछ सिंबल्स डाल सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी नई सीरीज शुरू होती है, तो वही सब चीज़ें जैसे आप टैक्स इनवॉइस में ध्यान रखते हो, वही यहाँ पे पेमेंट वाउचर के केस के अंदर यहाँ पे वाउचर नंबर को भी आप डालेंगे और वाउचर नंबर को भी आप टैक्स इनवॉइस की तरह ही सेम एक सीरियल के अंदर चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक नंबर इशू करके आप अगला आप 10 नंबर पेमेंट वाउचर इशू कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सही नहीं होगी। जो टैक्स इनवॉइस के अंदर आप नंबरिंग देने के चीजें यूज करते हो, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हो आप पेमेंट वाउचर के अंदर भी यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। इसके बाद आप डेट डाल दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद उसी तरह से आपके सीरियल नंबर आ जाएगा, आइटम का कोड आ जाएगा, आइटम का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो भी उसका HSN या SSC कोड है वो आ जाएगा, नंबर ऑफ पैक आ जाएगा, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस आ जाएगा, टोटल अमाउंट रुपीस के अंदर आ जाएगी, नंबर्स के अंदर। उसे आपके यहाँ पे आगे जाते हुए वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा कि कितनी अमाउंट्स आपको वर्ड्स के अंदर पे करनी है। यहाँ पे आपने नंबर्स के अंदर लिख दी, यहाँ पे वर्ड्स के अंदर पे कर दी। इसके बाद आप यहाँ पे कितना आपका जीएसटी, किस रेट का जीएसटी है वो लिखेंगे और जीएसटी की अमाउंट कितनी है वो लिखेंगे। मतलब मान लीजिए आपका 9% है और आपका जीएसटी 18% है, तो वो यहाँ पे आप रेट लिखेंगे और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। वो डालते हुए यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ गई और उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ गया। तो सेम जैसे आप टैक्स इनवॉइस के अंदर करते हैं उसी तरह से आपका यहाँ पे होगा। इसके बाद आपकी टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो आप वर्ड्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आपका साइनिंग आ जाएगी। जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका आप या तो नॉर्मल सिग्नेचर कर दीजिए या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स आपको पेमेंट वाउचर के अंदर मेंशन करनी होगी। तो एक बार ये सब चीजें जो आपके पेमेंट वाउचर के फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, उसे हम जो रेलिवेंट रूल है CGST रूल्स का जो रूल 52 है जो पेमेंट वाउचर के रिगार्डिंग बात करता है, उसके अंदर भी देख लेते हैं कि क्या यही सब चीजें या इसके अलावा भी कोई और डिटेल हमें पेमेंट वाउचर के अंदर डालनी है। तो जो पेमेंट वाउचर जो रेफर किया गया है सेक्शन 31(3)G के अंदर, जो हमने देखा 31(3)G, उसके अंदर जो दिया गया है पेमेंट वाउचर, उसके अंदर आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपके होने जरूरी है। ये सब डिटेल्स आपकी पेमेंट वाउचर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले जो नेम आ गया, एड्रेस आ गया, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया ऑफ द सप्लायर इफ रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे भी ये सेम बात लिख रहे हैं कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आप नेम, एड्रेस, जीएसटीएन भी डालेंगे उसका। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटीएन डालने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आपको जो नंबरिंग करनी है, सीरियल नंबर करनी है अपनी वाउचर्स की, वो कंजिक्यूटिव होगी। मतलब आप सीरियल के अंदर चलाएंगे उसको, बीच में ऐसा नहीं है कि कोई सीरियल नंबर छोड़ते हुए बीच में स्किप कर देंगे। उसके बाद वही 16 डिजिट होगी। आप उसके बाद एक सीरीज भी चला सकते हैं, मल्टीपल सीरीज भी चला सकते हैं। एक सीरीज या मल्टीपल सीरीज चला सकते हैं, लेकिन उसे सीरीज में चलवाना होगा आपको, नंबर स्किप नहीं कर सकते आप। उसके बाद आपको अल्फाबेट्स भी आप कंटेन कर सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, हाइफन, डैश जैसे या स्लैश जैसा। और उसके बाद उसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो और यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर होगा। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसी सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, नई सीरीज आपको शुरू करनी होगी। किस डेट को आप इश्यू कर रहे हो, मतलब डेट आ जाएगी आपकी। उसके बाद नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ द रेसिपिएंट आ जाएगा। हमने जैसे देखा टॉप के ऊपर जो आ रहा था, नेम, एड्रेस और जीएसटीएन रेसिपिएंट का आ गया।
डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आ गया कि गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन जो भी है, जो आप अमाउंट पे की गई है, आपने जो भी एज अ रेसिपिएंट अमाउंट पे की है वो आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। जो भी आपकी रेट ऑफ टैक्स है, CGST की, SGST की, IGST की, UTGST की या सेस की, वो आपकी डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद ऊपर आपने अमाउंट पेड की डिटेल डाली थी, लेकिन यहाँ पे अलग से आपको डिटेल है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कितना है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कोरिस्पॉन्डिंग आप पेमेंट कर रहे हैं उसके अंदर आपकी टैक्स की अमाउंट पेबल कितनी है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूटी टैक्स और आपका सेस की अमाउंट। इसके बाद आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट और उसका कोड आपको डालना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप पेमेंट वाउचर बना रहे हो। इन केस जहां पे आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब अगर आपकी सेम स्टेट के अंदर हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई के इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपकी सप्लाई इंटर स्टेट होती है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो नेम और स्टेट का कोड है वो भी आपको अपने पेमेंट वाउचर के ऊपर दिखाना होगा। इसके साथ साथ जो भी आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जैसे हमने फॉर्मेट देखा और ये सब डिटेल्स जो हमने देखी, ये सब चीज़ें आपके पेमेंट वाउचर के ऊपर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पेमेंट वाउचर बनाएंगे। जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं RCM में, जब आप एज अ रेसिपिएंट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट वाउचर भी बनाने की रिक्वायरमेंट है। और आप इंश्योर करें कि जो पेमेंट वाउचर आप बना रहे हैं उसे आप अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करें अपनी GSTR 1 की टेबल 13 के अंदर, ताकि आपकी जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है उसे आप पूरी तरह से मीट कर रहे हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।